आज की चर्चा उन सभी पेंशन भोगियों के लिए है जिनकी मेहनत ने देश की फैक्ट्रियों, दफ्तरों और उद्योगों को चलाया और जिनकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी एक छोटी सी पेंशन पर टिकी हुई है। हम बात कर रहे हैं दो बड़े संभावित बदलावों की। पहला, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 भारतीय नेपाली रुपया तक करने पर चल रहा गंभीर विचार विमर्श। और दूसरा, न्यूनतम पेंशन को तुरंत 7,000 भारतीय नेपाली रुपया तक करने की मांग पर तेज होती बहस। ये सिर्फ आंकड़ों की खबर नहीं है, ये सम्मान, सुरक्षा और न्याय की बात है। इसलिए पूरे विश्लेषण को ध्यान से सुनिए। और अगर आपको ऐसी जानकारी रोजाना साफ, भरोसेमंद और सरल भाषा में चाहिए तो सब्सक्राइब करना याद रखिए, क्योंकि आगे भी इसी तरह के अपडेट्स, आपके हक की बात और काम की जानकारी लगातार आती रहेगी। सबसे पहले 7,500 भारतीय नेपाली रुपया वाले प्रस्ताव को समझते हैं। कई सूत्रों और बैठकों की चर्चाओं से ये संकेत मिल रहा है कि उच्च स्तर पर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर गंभीरता से विचार हो रहा है। अगर ये फैसला लागू होता है तो ये केवल एक वित्तीय सुधार नहीं होगा, ये उन लाखों लोगों के लिए राहत होगी जो आज भी 1,000 भारतीय नेपाली रुपया या उससे थोड़ी सी अधिक पेंशन में पूरे महीने का गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात हम सब जानते हैं कि आज के दौर में महंगाई का बोझ हर महीने भारी होता जा रहा है। दाल, सब्जी, दूध, गैस, बिजली, पानी, किराया और ऊपर से इलाज, हर चीज की कीमत बढ़ चुकी है। ऐसे में कम पेंशन सिर्फ तंगी नहीं बल्कि रोज रोज की चिंता बन जाती है, और यही चिंता बुजुर्गों के चेहरे से सुकून छीन लेती है। ये मांग नहीं है। वर्षों से पेंशनर संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और कई मंचों पर आवाज उठती रही है कि न्यूनतम पेंशन सम्मानजनक जीवन के स्तर तक पहुंचे। क्योंकि पेंशन दान नहीं होती, ये अधिकार है। ये उस योगदान का बदला है जो कर्मचारी ने अपने सबसे अच्छे साल देश की सेवा और काम में लगा कर दिया। जब योजना 1995 में शुरू हुई थी, तब का आर्थिक माहौल अलग था और जीवन यापन का खर्च आज की तुलना में बहुत कम था। उस समय जो रकम सहारा लगती थी, आज वही रकम मजाक जैसी लगती है। और सच्चाई ये है कि कई पेंशन भोगी दवाइयों का खर्च और घर का खर्च साथ में नहीं संभाल पाते। किसी महीने बिजली का बिल भारी पड़ता है तो किसी महीने डॉक्टर की फीस, और कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि इलाज टालना पड़ता है या जरूरी चीजों में कटौती करनी पड़ती है। ये वही जगह है जहां पेंशन बढ़ाने की जरूरत सिर्फ आर्थिक नहीं रहती, ये इंसानी गरिमा की जरूरत बन जाती है। अब सवाल आता है, 7,500 भारतीय नेपाली रुपया ही क्यों? तो इसका जवाब ये है कि ये कोई मनमाना आंकड़ा नहीं है। लंबे समय से संगठनों की ओर से ये बात रखी जाती रही है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को न्यूनतम सम्मानजनक जीवन के लिए 7,000 भारतीय नेपाली रुपया से 8,000 भारतीय नेपाली रुपया के आसपास खर्च की जरूरत पड़ती है। इसमें सिर्फ खाना नहीं बल्कि दवाइयाँ, अस्पताल का आना जाना, छोटे मोटे घरेलू खर्च, बिल और कुछ आकस्मिक जरूरतें भी शामिल होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ मेडिकल खर्च लगभग, और अगर हर महीने दवाइयों के लिए अलग से रकम न बचे तो सेहत लगातार कमजोर होती जाती है। इसलिए 7,500 भारतीय नेपाली रुपया एक ऐसी राशि के रूप में देखी जा रही है जो कम से कम बुनियादी जरूरतों के स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकती है। ये विलासिता नहीं, ये राहत है। ये जीवन को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश है। लेकिन इस प्रस्ताव के सामने चुनौतियां भी हैं और इन्हें समझना जरूरी है। पहली चुनौती वित्तीय स्थिरता की है। पेंशन कोष कर्मचारियों और नियोक्ताओं के योगदान से बनता है, और जब न्यूनतम पेंशन अचानक काफी बढ़ती है तो लंबे समय के लिए कोष पर अतिरिक्त दबाव आता है, खासकर तब जब जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, यानी पेंशन पाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है और पेंशन देने की अवधि भी लंबी होती जा रही है। सरकार और संबंधित संस्थाओं के लिए ये देखना जरूरी होगा कि बढ़ी हुई राशि का भुगतान बिना रुकावट, बिना देरी और लंबे समय तक कैसे सुनिश्चित होगा। इसलिए ये संभव है कि फैसला एकदम से लागू ना होकर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए, यानी धीरे धीरे बढ़ोतरी, ताकि कोष पर अचानक बहुत बड़ा बोझ ना पड़े और व्यवस्था स्थिर रहे। दूसरी चुनौती प्रशासनिक तैयारी की है। लाखों पेंशन भोगियों का डेटा, भुगतान प्रणाली, बैंक खातों की जानकारी, केवाईसी अपडेट और भुगतान से जुड़े तकनीकी बदलाव, ये सब एक साथ संभालना आसान नहीं होता। अगर राशि बदलती है तो सिस्टम को अपडेट करना पड़ता है, भुगतान की गणना में बदलाव आता है और सबसे जरूरी सही व्यक्ति तक सही रकम पहुंचे यह सुनिश्चित करना पड़ता है। कई बार छोटी सी गलती किसी बुजुर्ग के पूरे महीने का सहारा रोक देती है। इसलिए तकनीकी और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना और बदलाव को व्यवस्थित तरीके से लागू करना बेहद जरूरी होगा।
तीसरी चुनौती न्याय संगत वितरण की है, यानी ये लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, चाहे वो शहर में हो या गांव में, चाहे उसका बैंकिंग संपर्क मजबूत हो या कमजोर। कई बुजुर्ग दूर दराज इलाकों में रहते हैं जहां बैंक दूर होता है या डिजिटल सुविधा सीमित होती है। ऐसे में जागरूकता, मदद केंद्र, बैंकिंग सहयोग और सही सूचना पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए अगर फैसला आता है तो साथ में ये भी जरूरी होगा कि स्थानीय स्तर पर जानकारी और सहायता उपलब्ध हो, ताकि किसी को भटकना ना पड़े। अब अगर 7,500 भारतीय नेपाली रुपया वाला प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो इसके असर सिर्फ बैंक खाते तक सीमित नहीं रहेंगे। इसका पहला असर बुजुर्गों के जीवन स्तर में दिखाई देगा। नियमित भोजन, समय पर दवाइयाँ, बिना डर के डॉक्टर को दिखाना, बिल भर पाना और रोजमर्रा की जरूरतों को संभाल पाना, ये सब संभव होगा। जब तनाव कम होगा तो सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा और परिवार पर निर्भरता भी कुछ हद तक घटेगी। कई बुजुर्गों के लिए आत्मनिर्भरता की भावना सबसे बड़ी राहत होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बोझ नहीं है, वे अपने खर्च का बड़ा हिस्सा खुद संभाल पा रहे हैं। दूसरा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, क्योंकि पेंशनभोगी अपनी आय का बड़ा हिस्सा आसपास के बाजार में ही खर्च करते हैं। किराना, सब्जी, दवा, छोटी सेवाएं, मरम्मत और रोजमर्रा के काम, यही जगह है जहां पैसा घूमता है। अगर लाखों लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है तो छोटे दुकानदारों और स्थानीय सेवा प्रदाताओं को भी लाभ होता है। ये एक तरह से आर्थिक चक्र बनाता है जिसमें जरूरतमंद को राहत मिलती है और बाजार को भी सहारा मिलता है। तीसरा असर सामाजिक संदेश के रूप में होगा। जब वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेंगे तो समाज में भरोसा बढ़ेगा। युवा पीढ़ी को भी ये संदेश जाएगा कि मेहनत के बाद का जीवन अनदेखा नहीं किया जाएगा। ये भरोसा कामकाजी समाज के मनोबल को मजबूत करता है और एक स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था की तरफ संकेत देता है। यहाँ एक जरूरी बात, अफवाहों से बचना बहुत जरूरी है। जब भी ऐसे प्रस्ताव चर्चा में आते हैं तो सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें फैलती हैं। कोई कहता कल से लागू, कोई कहता अगले महीने से पैसा आएगा। लेकिन जब तक आधिकारिक सूचना ना आए तब तक किसी भी गैर आधिकारिक मैसेज पर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। सही तरीका यह है कि केवल आधिकारिक घोषणाओं, संबंधित विभाग की सूचनाओं और विश्वसनीय अपडेट्स पर ध्यान दिया जाए और अपना KYC, बैंक विवरण और जरूरी दस्तावेज समय पर अपडेट रखें, ताकि जब बदलाव हो तो भुगतान में कोई रुकावट ना आए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी जानकारी बिना शोर शराबे के सीधी और साफ भाषा में आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सही जानकारी सही समय पर मिलना सबसे बड़ा फायदा होता है। अब आते हैं दूसरी बड़ी बहस पर, यानी न्यूनतम पेंशन को 7,000 भारतीय नेपाली रुपया करने की मांग। इस मुद्दे की भावनात्मक गहराई बहुत अधिक है, क्योंकि ये सीधे सीधे उन बुजुर्गों से जुड़ा है जो 1,000 भारतीय नेपाली रुपया या 1,500 भारतीय नेपाली रुपया जैसी रकम में दवाइयों और राशन के बीच चुनाव करने को मजबूर हैं। कई संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और कई मंचों पर यह आवाज उठ रही है कि न्यूनतम पेंशन तुरंत ऐसी हो जिससे जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें और बार बार सहायता मांगनी ना पड़े। इसी संदर्भ में EPS 95 के लाभार्थियों की बात भी आती है, क्योंकि उनके बीच न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक लाने की मांग लंबे समय से चल रही है। ये बहस इसलिए तेज है क्योंकि जमीनी हकीकत सामने है। बहुत से बुजुर्ग महीने की शुरुआत में ही खर्च की सूची बना लेते हैं। कौन सी दवा जरूरी है, कौन सी बाद में देखेंगे, किस बिल को पहले भरें और किसे टालें। और जब अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है। परिवार में अगर कमाने वाला कोई नहीं या आय सीमित है तो पेंशन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए 7,000 भारतीय नेपाली रुपया की मांग सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उस न्यूनतम सहारे की मांग है जो बुजुर्गों को हर महीने सांस लेने की जगह दे सके। अब इस मांग के समर्थन में जो तर्क दिए जाते हैं उनमें एक बड़ा तर्क ये है कि महंगाई के हिसाब से पेंशन का स्तर बहुत पीछे रह गया है। अगर किसी योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी तो आज 2026 में जीवन यापन की लागत कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन न्यूनतम पेंशन उस गति से नहीं बढ़ी। इसलिए मांग ये है कि पेंशन को यथार्थ के करीब लाया जाए। और ये भी कहा जाता है कि बुजुर्गों की आय का प्राथमिक उद्देश्य इलाज और बुनियादी जरूरतें हैं, और अगर वही नहीं पूरी हो रही तो योजना का उद्देश्य ही कमजोर हो जाता है। दूसरी तरफ जो चुनौतियां बताई जाती हैं वे भी सुनना जरूरी है, क्योंकि समाधान तभी टिकाऊ होता है जब व्यवस्था लंबे समय तक उसे संभाल सके। अगर एक साथ बड़ी वृद्धि लागू होती है तो फंड मैनेजमेंट, योगदान संरचना और भुगतान व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए कई विशेषज्ञ और कुछ नीतिगत चर्चाएं ये संकेत देती हैं कि समाधान ऐसा होना चाहिए जो राहत भी दे और लंबे समय तक टिके भी। यही वजह है कि कई बार चरणबद्ध बढ़ोतरी या अतिरिक्त वित्तीय या योगदान में सुधार जैसे विकल्पों पर भी बातचीत होती है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मुद्दा मेज पर है, चर्चा में है, और ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि दबे हुए सवाल अब मजबूती से उठ रहे हैं।
ईपीएस 95 से जुड़ी एक और चिंता ये भी है कि कई पेंशन भोगियों को अपनी गणना, पात्रता और दस्तावेजों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं होती, जिससे वे परेशान होते हैं। कभी बैंक में चक्कर, कभी कार्यालय में दौड़ और कभी सिर्फ जानकारी की कमी के कारण तनाव। इसलिए अगर बदलाव आते हैं तो सिर्फ राशि बढ़ना ही पर्याप्त नहीं होगा, साथ में सूचना, सहायता और आसान प्रक्रियाएं भी जरूरी होंगी, ताकि बुजुर्गों को लाइन में खड़ा न होना पड़े या बार बार एक ही काम के लिए दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़े। आपके लिए अभी के समय में सबसे व्यावहारिक कदम यह है कि अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखें, केवाईसी और बैंक विवरण सही रखें और केवल भरोसेमंद अपडेट पर ध्यान दें। अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग पेंशन भोगी है तो उन्हें भी ये समझाइए कि फर्जी कॉल्स, गलत मैसेज और गैर आधिकारिक लिंक से दूर रहें, क्योंकि ऐसे समय में धोखाधड़ी की कोशिशें भी बढ़ जाती हैं। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी उपयोगी है तो इसे आगे शेयर कर दीजिए, और एक बार फिर याद दिला दूं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट आता है या कोई नई बैठक, नया निर्णय या नई घोषणा होती है, उसकी सही और साफ जानकारी आप तक बिना देरी पहुंच सके। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, कई लोग पूछते हैं क्या ये बदलाव कब तक आएगा और कैसे आएगा? तो इसका ईमानदार जवाब यही है कि अभी कोई अंतिम आधिकारिक तारीख तय नहीं कही जा सकती, क्योंकि जब तक औपचारिक घोषणा नहीं होती तब तक किसी भी अनुमान पर भरोसा करना ठीक